हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आईबी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आईबी ACIO2 का एग्जाम 18 से 20 फरवरी 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट होने वाला है। तो हमारे पास जो है लगभग 15 दिन है, तो 15 दिन में हम लोग 15 सेट्स को यहाँ पर बनाकर जाएंगे। पिछले एग्जाम्स में अगर हम पैटर्न देखें तो उसमें 20 क्वेश्चंस आए थे, और इस बार भी सिलेबस में आपको 20 क्वेश्चंस लिखा गया है। तो हम लोग हर मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनके बारे में डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे और उन्हें समझेंगे। और अगर आपको लेसन देखते वक्त किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वर्ड में या किसी भी सेंटेंस में कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यह है इंग्लिश मॉक टेस्ट 2। अगर आप मॉक टेस्ट 1 को देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द एमपीएस एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा आईबी मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको लेसन्स इंक्लूड हैं, और एक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आईबी के नाम से है, और उसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, आईपी आपका हो गया, OWS और फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें ऐड किए गए हैं, तो आप उन लेसन्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है PDF फॉर्म में। तो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएस एकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पे ईडीएम का PDF भी दिया जा रहा है, आपको OWS का PDF दिया जा रहा है, और आपको सिनोनिम एंटोनिम का भी PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सारे लेसन्स को देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाते हैं। तो डायरेक्शंस है कि गिवन बिलो आर सम इडियम्स फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको यहाँ पर इडियम्स फ्रेजेस का अर्थ बताना है, और उसके बाद जो है आपको अपने आंसर के रूप में जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन जो आपको बताएगा वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कप वुड लव देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, यानी कि आप जो है दूसरे पर्सन से कुछ पाना चाहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस हैं लविंग द कप वोट्स, यानी कि आप जो है कप वोट्स को प्यार करते हैं। इनोसेंट लव, यानी कि निर्दोष लव। लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस, यानी कि आप प्यार करते हैं बिना कोई शर्त के। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रोल योर स्लीव्स अप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होना। ठीक है, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होना। ऑप्शंस देखते हैं। टू प्रिपेयर फॉर रेसलिंग, यानी कि आप रेसलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो रहे हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। टू मेक समवन वर्क फॉर यू, यानी कि आप किसी को कहते हैं कि तुम मेरा काम कर दो। टू वर्क विद अदर्स, यानी कि आप दूसरों के साथ काम करते हैं, ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कट एंड रन, इसका मतलब क्या होता है? कट एंड रन मतलब होता है कि आप किसी काम को जल्दी में करते हैं और वहां से स्केप होने की सोचते हैं, यानी कि आप किसी काम से बचने के लिए जो है जल्दी जल्दी में वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। टू अवॉइड ए डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आप जो है एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए, उसको टालने के लिए वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। टू अवॉइड एन इवेंट सडनली, यानी कि आप किसी इवेंट से, किसी घटना से रूबरू होते हैं। टू मीट सम डेंजर सडनली, यानी कि आप किसी खतरे से रूबरू होते हैं। टू आस्क फॉर सडन मीटिंग विद समवन, यानी कि आप किसी से मुलाकात के लिए अचानक से बोलते हैं। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। अवॉइड मतलब होता है टालना, तो इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप SSC का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए, आगे डायरेक्शन है आपको यहाँ पर डायरेक्ट आइए, हाईलाइट जो किया गया है पॉइंट स्पेस, यानी कि आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि उसने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स खो दिए हैं। एंड ही इज फिल इन द ब्लैंक, ब्रोक, ब्रोकन, डिस्क्रेडिटेड, डिफंक्ट। अगर आप वॉइस को बनाते हैं तो आप जब भी देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपका इज MR आता है, जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आता है। ठीक, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज करना होता है। ठीक, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इस का यूज है, इसलिए इस फॉर्म के साथ हम नहीं जाएंगे। चूंकि ब्रोक जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस हैं ब्रोकन, यानी कि टूट जाना। डिस्क्रेडिटेड, इसका मतलब होता है कलंकित होना। ठीक, डिफंक्ट यानी कि मृत व्यक्ति, तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि उसने अपने सारे इन्वेस्टमेंट खो दिए हैं और वो अब पूरी तरीके से टूट चुका है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी फ्यू ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वेरी अर्ली वैदिक पीरियड आर फिल इन द ब्लैंक नाउ, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड
के जो कुछ टेक्स्ट हैं वो अभी भी क्या हैं? ऑप्शन है एक्सटेंट यानी कि विद्वान, प्रचलित होना, एग्जिट यानी कि सॉरी, एग्जिट मतलब हो गया बाहर जाना, एग्जिम्ट यानी कि मुक्त होना या फिर छूट होना, और रिडेंडेंट यानी कि व्यर्थ, फालतू। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड के आज भी जो कुछ टेक्स्ट हैं वो विद्वान हैं, प्रचलित हैं। ठीक, तो एक्सटेंट यानी कि प्रचलित होना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। रिडेंडेंट, एग्जिम्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए आपको डायरेक्शन है कि आपको ईरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ही हैज बीन वन द मोस्ट रेवेड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रेवेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम्मानित। क्या होता है? सम्मानित। ठीक, इसका सिनोनिम आप रिस्पेक्टेड के रूप में याद कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। ग्रामेटिकल, ये तो आपका वर्ड का बात हो गया, अब ग्रामेटिकल देखते हैं। ही हैज बीन, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वन द मोस्ट रेवेड मेंबर, अब यहां पर हमें दिक्कत हो सकती है, कैसे ये समझते हैं। वन, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर होगा ऑफ, फिर आपका यहाँ पर मोस्ट है, चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे हम द का यूज किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वन ऑफ द मोस्ट रेवियर्ड, इसका मतलब होता है सम्मानित। और उसके बाद वन ऑफ के बाद जब हम लोग एमबी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वहां पर जब भी एरर के क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं तो ग्रामेटिकल रूल्स को समझते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा है कि वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक, तो यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो नाउन यहाँ पे है वो है मेंबर, और ये है अपने सिंगुलर फॉर्म में, तो एरर यहीं पे हमारा हो जाएगा। मेंबर की जगह हम क्या यूज करेंगे? मेंबर्स का यूज करेंगे, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए हम मेंबर की जगह मेंबर्स का यूज करेंगे। ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोफेसर लाल टीचेस बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। यहाँ पर देखिए प्रोफेसर लाल, सब्जेक्ट आपका हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं। बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर, अब यहाँ पर देखिए बोथ के बाद जो आपका सेंटेंस ऐड होता है वो ऐड होता है एंड से। ठीक, यानी कि बोथ के बाद आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको जोड़ना होगा एंड से, और उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बोथ और एक सब्जेक्ट आपका आ गया हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि बोथ के बाद पहला सब्जेक्ट, उसके बाद आपको जो जोड़ना होता है बोथ के साथ वो जोड़ना होता है एंड से। चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यूज हुआ है एज वेल एज, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एज वेल एज के साथ आपको जगह जो है आपको यूज करना है एंड का। ठीक है, तो बोथ के साथ आप हमेशा एंड का यूज करें। ऑप्शन बी में आपका एरर है, एज वेल एज को रिमूव करिए, वहां पर एड को यूज करिए। फिर है आगे डायरेक्शन कि हमें नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द को ढूंढना है आगे के क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, एडवोकेसी इज वन कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। एडवोकेसी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समर्थन, यानी कि आप किसी के हित के बारे में अच्छा सोचते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, उसे पसंद करते हैं, अगर आप पसंद कर रहे हैं तभी समर्थन करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। प्रोमोशन यानी कि पद में उन्नति होना, पदोन्नति होना, अपोजिशन यानी कि विरोध, क्रिटिक यानी कि आलोचना, लाइकिंग यानी कि पसंद, समर्थन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि हमारे नए प्रोग्राम यानी कि किसी भी नए प्रोग्राम का सबसे मेजर कंपोनेंट यानी कि सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? एक दूसरे की समर्थन करना, मदद करना, एक दूसरे में मतलब कि अच्छा होना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, ही हैज बीन पार्ट ऑफ द ऑल डिसिडेंट एक्टिविटीज। डिसिडेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ये सब में फंसा रहता है। ठीक है, वाद विवाद। अब यहां पर देखते हैं ऑप्शंस। रिवेलियस, रिवेलियस मतलब होता है विद्रोही, लड़ने झगड़ने वाला। ठीक है, सपोर्टिव यानी कि समर्थक, सहायक, कन्फर्मिस्ट यानी कि जो निष्ठावान है, ये इसका सिनोनिम आप लोयल याद कर सकते हैं। ठीक है, लीगल यानी कि कानूनी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रिवेलियस मतलब ये होता है विद्रोही, लड़ाई झगड़ा करने वाला, और डिसिडेंट मतलब ये होता है लड़ाई झगड़ा में हमेशा फंसने वाला, विवाद में फंसने वाला। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10, ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर। इम्प्लीकेट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फंसना, किसी के चक्कर में फंसना, जाल में फंसना, किसी क्राइम में फंस जाना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। रिवार्ड यानी कि इनाम, इनक्रिमिनेट यानी कि किसी अपराध में फंस जाना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, जैसे कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आप उसे क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे, इनकरेजमेंट।
तो यहाँ पर आपका ये भी एलिमिनेट। इनसाइट यानी कि उकसाना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। आगे के लिए डायरेक्शन है, आपको अपोजिट चूज करना है अपने आंसर के रूप में, यानी कि विपरीत, एंटोनिम। क्वेश्चन में 11 है, पुलिस हैड टू रिसोर्ट टू टीयर गैस, पुलिस को आंसू के गैसें छोड़नी पड़ी टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड। डिफ्यूज मतलब होता है तितर बितर करना, उन्हें अलग करना, ठीक है, क्राउड को अलग करने के लिए। अब यहाँ पर इसका विपरीत क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान केंद्रित करना या फिर एकत्रित करना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है। एक तितर बितर हो रहा है यानी कि अलग हो रहा है, और एक एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखें तो स्कैटर यानी कि बिखराव, डिस्पर्स मतलब बिखराव, स्ट्रीव मतलब भी बिखराव। तो ये देखिए स्कैटर, डिस्पर्स, स्ट्रीव और डिफ्यूज, ये चारों एक वर्ड्स हैं यानी कि सिनोनिम है एक दूसरे के। कॉन्सेंट्रेट एक यहाँ पर अलग है और हमें यहाँ पर विपरीत ही इसका बताना था यानी कि एंटोनिम, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, His relatives dissuaded him from giving up the job। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। डिस्यूट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम को यूज करना है, और गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है, त्यागना, ठीक। और यहाँ पर अब हमें देखना है डिस्यूट का एंटोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्यूट का अर्थ जान लेते हैं। इसका मतलब होता है मना कर देना, रोक देना, मना करना या फिर रोक देना, ठीक। तो यहाँ पर सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब इसका विपरीत क्या होगा, तो परसीड यानी कि मना लेना, राजी करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है। एक जो है मना कर दिया किसी काम को करने से, और एक जो है राजी हो गया उस काम को करने के लिए, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। बाकी ऑप्शन है डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित करना। अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा इनकरेज, उसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और एक है डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित करना। तो इनकरेज्ड और डिस्करेज्ड एक दूसरे के विपरीत हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे ऑप्शन सी, एडवाइज्ड अगेंस्ट यानी कि आपने किसी के अगेंस्ट में सलाह दिया, और डिटर यानी कि रोक देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, द आर्केक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीफ्स। आर्केक मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन यानी कि पुराना। तो ऑप्शंस देखते हैं। एंटीक यानी कि पुराना, ये तो सिनोनिम हो गया। आउटमोडेड यानी कि अप्रचलित, बियॉन्ड द टाइम्स यानी कि समय से परे, मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, एक प्राचीन है और एक आधुनिक है, ठीक। डायरेक्शंस भी आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच को चुनना है, यानी कि जो अंडरलाइन सेक्शन है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। क्वेश्चन 14, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए वेरी अंडरलाइन है, अब इससे बताना है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है, ठीक। तो वेरी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है फूल बहुत ही सुंदर है, ठीक है। यानी कि फूल के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, यानी कि फूल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि अधिक जानकारी देने का काम जो है वो होता है एडवर्ब का। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक। बाकी ऑप्शंस अगर आप यहाँ पर देखें एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, तो इसके लिए जो है हम आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ शेयर किए हैं, आप कम्युनिटी टैब में भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएससी अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाकर उस पीडीएफ को देख सकते हैं। उसमें हम इन सारे का जो है यानी कि डिफ्रेंशिएट करके आपको बताए हैं, और भी हम आपको आगे लेसन्स उस पर प्रोवाइड करेंगे, तो आप जरूर से जरूर उन पीडीएफ्स को पढ़ लीजिए। फिर आगे है आई कैन हार्डली बिलीव इट, क्वेश्चन नंबर 15, आई कैन हार्डली बिलीव इट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि मैं इन बातों को बिलीव नहीं कर सकता हूँ, यानी कि इम्फेसाइज किया जा रहा है किसी चीज पर कि आप इस पर बिलीव करें, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं इस पर बिलीव नहीं करूंगा, ठीक है। तो जहां पर इम्फेसाइज करने की बात हो आप वहां पर भी एडवर्ब के साथ जाएं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सी लव्स हरसेल्फ। कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक। देखिए आई का बन जाता है आपका माई सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ठीक। तो इस तरह के जहां पर आप देखें यू का योर सेल्फ, देम का देम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, सी का हिम सेल्फ, सी यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स जहां पर आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्ट जाएं प्रोनाउन के साथ, ठीक है। यहाँ पर प्रोनाउन आपका ऑप्शन डी है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। देखिए जहां पर भी जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको एक सेंटेंस में सेम देखने को मिले तो वहां पे आप डायरेक्ट क्या जाएं, प्रोनाउन वाले ऑप्शन के साथ जाएं, ठीक। तो यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं सी और हरसेल्फ दोनों एक ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका, तो यहां पर आप प्रोनाउन के साथ जाइए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को पहचानना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वर्ड वो है आपका फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बधाई, बधाई, TATION, बधाई। अब यहाँ पर देखिए जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका ऑप्शन बी, फेलिसिटेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो सारे वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं करिकुलम, करिकुलम, ठीक। तो करिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम,
क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड आप देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको फिर से करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो लिखा गया है 12th, TWELFTH, 12th यानी कि 12वां, 12th यानी कि 12वां। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, TWELFTH। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आईबी के सेट्स में आपको हमेशा 20 क्वेश्चंस, और इस बार का जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें भी 20 क्वेश्चंस है, इसलिए हम लोग 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको 15 मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 15 जो मॉक्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और 15 मॉक्स यानी कि 20 क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग 300 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करके जाएंगे। कल हम लोगों ने किया है, आज हम लोग कर रहे हैं। फिर आपको रेगुलर जो एग्जाम आपका 18 से 20 होने वाला है, हम लोग 15 सेट्स कंप्लीट करके फिर उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आईपी और ओडब्ल्यूएस एक जगह करके। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखते रहिए, कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट। और अगर आप लेसन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर आपने कंप्लीट देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, और शेयर भी जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ, द स्टडी ऑफ। ये आपका 4 पार्ट है, यानी कि ABCD। ठीक, इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग जब एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा है कि चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। सब्जेक्ट निकालना ही हमारे लिए सबसे बड़ा टफ काम है। ठीक है, तो इस ये आप क्या कर सकते हैं, जब आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, तो उसमें आप मेंस का बैठेंगे एग्जाम में, तो वहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ PQRS यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट से। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करिए। चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा होगा कि बायोलॉजी का अध्ययन जो है, बायोलॉजी का जो अध्ययन है, सॉरी, जो बायोलॉजी है वो किस चीज का अध्ययन है, ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि ये जो बायोलॉजी है वो किसका स्टडी है। तो क्यू के बाद आपका आ रहा है एस, किसका स्टडी है, तो वो स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ यानी कि जो हमारा लाइफ का जो इतिहास है, जो पृथ्वी पर जितने भी इतिहास है लाइफ है, जैसे मान लीजिए कि आदमी ए, आदमी बी, आदमी सी और आदमी डी रह रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो लाइफ है, ये जो अर्थ पर रह रहे हैं, ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन यानी कि इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनके लाइफ की उत्पत्ति के बारे में जो अध्ययन है उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी पर लाइफ है उनके बारे में अध्ययन को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर QSPR बन जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक, तो ये हुआ मॉक टेस्ट 2 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और शेयर भी करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग आगे के मॉक टेस्ट में और एमबी पब्लिकेशन के बुक के सॉल्यूशन में भी। कल ये सॉल्यूशन इसका नहीं मिल पाया था, आज आपको ये शाम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन्स में। थैंक यू।